तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होता है जिसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। जैसे कि अभी देखिए इलेक्शन कमीशन क्या है, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में मेंशन है। आर्टिकल कहाँ का, आर्टिकल 324 में मेंशन है, ये जो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा जो हर यहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन, हर बॉडी जो भी जिसका भी अभी हम नाम लेगा, तो उसका क्या होगा, दे विल बी, दे आर मेंशन इन व्हाट, दे आर मेंशन इन, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 मेंशन है। तो हर वो चीज का जो क्या है मेंशन होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेगा इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम मेंशन है, उस वेट बैठा यहाँ पे बहुत ये हो रहा है। तो बॉडीज whose names are mentioned under the constitution, under the constitution, उनको बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, दिस टाइप ऑफ बॉडीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो देखिए फर्स्ट में है हम लोगों का इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 का अंदर में दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ये पूरा डिसाइड करता है कि इलेक्शन वो कैसा कराएगा बोलकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो सबका इलेक्शन कराता है। पार्लियामेंट का इलेक्शन मतलब एमपी लोगों का इलेक्शन, लेजिस्लेचर का इलेक्शन मतलब एमएलए लोगों का इलेक्शन, एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सबका इलेक्शन कौन कराता है, ये इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन कराता है। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रेसिडेंट जो इसका क्या है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है। दे होल्ड ऑफिस फॉर 6 इयर्स। जो जो जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम गोल कर दे रहा है या अंडरलाइन कर दे रहा है। 6 साल के लिए ये लोग ऑफिस में बैठता है, या फिर 65 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर। 6 साल के लिए बैठता है या फिर 65 इयर्स से पहले। ठीक है, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन विथ रिगार्ड टू इलेक्शन टू द पार्लियामेंट स्टेट। देखो इसका पास क्या क्या पावर होता है जब ये इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराता है। उनका पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब इलेक्शन को कैसे एडमिनिस्टर करना है, इलेक्शन में क्या जरूरी होगा क्या जरूरी नहीं होगा, वो सब क्या है, वो एडमिनिस्टर करता है और ऑर्डर भी पास कर सकता है। एंड नेक्स्ट में एडवाइजरी बॉडी का भी काम करता है वो। तो जैसे कि कोई कैंडिडेट होगा तो कैंडिडेट लोग को वो एडवाइजरी इशू निकालेगा कि आप लोग ये इलेक्शन कमीशन का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको ब्रीच मत करो बोलकर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वायलेंस इंसाइट करने वाला भाषण मत दो। वायलेंस इंसाइट करने वाला भाषण मत दो। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का भाषण देके आदमी को नहीं लड़ाना है इलेक्शन वोट जीतने के लिए बोलकर। तो ये सब वो एडवाइस दे सकता है। और उसके पास क्वासी जुडिशियल मतलब जुडिशियल पावर है। इसके पास जुडिशियल पावर है मतलब क्या है कि ये इंक्वायरी कर सकता है, और इंक्वायरी करने के बाद इफ पाया गया कि वो लोग कुछ एडवाइजरी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को अगर कोई फॉलो नहीं किया है बोलने से जो कैंडिडेट, उसको क्या है आप निकाल भी सकता है। निकाल भी सकते हैं मतलब उसका कैंडिडेचर को कैंसिल भी कर सकता है। उसका कैंडिडेचर को कैंसिल भी कर सकता है। दैट इज द क्या है, वो है इलेक्शन कमीशन। तो देखिए इसका पार्लियामेंट का, एमपी का
स्टेट लेजिस्लेचर का ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप ऐसा भी बोल सकता है, जो इलेक्शन कमीशन है वो जो इसका ये करता है, इलेक्शन कराता है। एंड इट मस्ट बी नोटेड हियर द जो जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का, जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है वो जो कौन कराता है, वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी कौन कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आया है बताओ तो हमको। 73 and 74. ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, हाँ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कौन सा ईयर में आया है दोनों? 92. यस, वेरी गुड, 1990। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलो हम 3 तक काउंट करेगा, इसके बाद एज्यूम करेगा कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। रेडी, 1 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट में है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 380 का अंदर। ओके, फाइनेंस कमीशन क्या करता है? ये भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है फाइनेंस कमीशन भी। ओके, तो ये जो क्या है, फाइनेंशियल चीज को देखता है। फाइनेंशियल चीज को देखता है, कहाँ में कितना फंड एलोकेट करना है बोलकर। जैसे कि हम लोगों का अभी ये इंडिया हो गया, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज इंडिया, ये अगर इंडिया हो गया तो अरुणाचल में कितना फाइनेंस करना है ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, केरला में कितना देना है, गुजरात में कितना देना है। यहाँ में देने के चक्कर में यहाँ में डिप्राइवेशन तो नहीं हो रहा है, इक्वली डेवलपमेंट हो रहा है क्या, हैंड इन हैंड चल रहा है क्या, ये सब भी देखने का काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू सी। तो देखिए ये आर्टिकल 280 का अंदर में दिया हुआ है, आर्टिकल 280 का अंदर में दिया हुआ है। इसका चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा बोल के देखिए, कौन अपॉइंट करेगा चेयरमैन को? प्रेसिडेंट। जो भी इंपोर्टेंट जो पोस्ट है, बड़ा बड़ा पोस्ट, उसको जितना भी कमिश्नर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये आप लोग आंख बंद के टिक मार्क करना है, आंख बंद करके टिक मार्क करना है इफ क्वेश्चन कम्स लाइक दिस। ओके, और ये हर 5 साल में बनता है। हर 5 साल में, एवरी 5th ईयर में ये जो बनता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5th ईयर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इसको ये देखिए, ये निकनेम याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाजेस द फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। फिस्कल मतलब रिलेटेड टू मनी, मनी रिलेटेड टू मनी, एंड फेडरलिज्म मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तब ये क्या है, पैसा को एक जगह में नहीं रख के, पैसा को जहाँ मतलब जहाँ जहाँ में डेवलपमेंटल का जरूरी है वहाँ वहाँ में कौन है, ये फाइनेंस कमीशन के थ्रू ही डिसेंट्रलाइज करता है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। क्लियर? एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का सीएजी। सीएजी को तो हम लोग पढ़ लिया था। कौन सा आर्टिकल में था? 148 में था। इसको अभी दोबारा नहीं बताएगा, सीएजी को आप लोगों को बता दिया था। इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड क्या है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। इसको याद नहीं रखने से भी गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, इसको याद रखना जरूरी है। और इसको और एक नाम बोलता है वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक पर्स, वॉच डॉग, वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक पर्स, वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक पर्स भी इसको बोला जाता है। वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोला जाता है। और इसको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको ये कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग।
हम 3 तक काउंट करेगा। रेडी? 1 2 एंड 3। चलो, यानी अटॉर्नी जनरल भी हम लोग पढ़ लिया, उसको दोबारा नहीं पढ़ेगा, आर्टिकल 76 का अंदर में था ना। अटॉर्नी जनरल भी पढ़ लिया, एडवोकेट जनरल भी पढ़ लिया। अटॉर्नी जनरल क्या है? अटॉर्नी जनरल क्या है हम बताया था, वो क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, बोला था ना। हेलो, हाँ सर। ओके, हाँ। तो वो जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री है, उसको आप लोग वहां पे लिखा भी होगा। और एडवोकेट जनरल जो क्या है, वो स्टेट का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ओके, तो ये पूरा कल बता दिया था। और नेक्स्ट में है अभी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? बिकॉज इट इज एनश्राइन अंडर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसका चेयरमैन को भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंख बंद करके टिक मार्क करना है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा सबको। और इसका टेन्योर क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस 6 years and or 65 years, whichever is earlier. 6 years or 65 years, whichever is earlier. तो नेक्स्ट में है हम लोगों का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक एग्जांपल बताओ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। APCS। यस, वेरी गुड। हाँ, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, APPSC। तो ऐसा ही आसाम का भी होगा अपना पब्लिक सर्विस कमीशन, केरला का भी होगा, जम्मू एंड कश्मीर का भी, सबका होगा अपना पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट का होना बोल के जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग आइडियली देखा जाए तो हर स्टेट का होगा। तो जैसे कि IAS IPS लोग को यूपीएससी का थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, CO DSP ये लोग क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का थ्रू रिक्रूटमेंट होता है ना। तो ये आर्टिकल 315 टू 323 जितना भी सर्विस से रिलेटेड है, ये सब आर्टिकल का ही बीच में दिया गया है पार्ट 14 में। ओके, और यहाँ में प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करता था बिकॉज सेंट्रल लेवल में, और स्टेट लेवल में कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर सबको अपॉइंट करेगा। गवर्नर सबको अपॉइंट करेगा, लेकिन उसको रिमूव बाय ओनली द प्रेसिडेंट। जैसे कि APCS के चेयरमैन को अभी कौन, गवर्नर वो क्या है अपॉइंट किया है, बट उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट निकाल सकेगा, गवर्नर उसको वापस से नहीं निकाल सकेगा, गवर्नर उसको वापस से नहीं निकाल सकेगा। क्लियर? एंड चेयरमैन, चेयरमैन का टर्म टर्म कितना होता है? चेयरमैन एंड अदर मेंबर का टर्म कितना होता है? 6 years और 62 years। वहां में क्या था? 6 years और 65 years था यूपीएससी में, यहाँ में 6 years और 62 years। सुप्रीम कोर्ट का जज का टेन्योर कितना होता है बताओ हमको। $35। जज का टेन्योर और tenure 6 years or 65 years। हाँ, क्या क्या बोला? 6 years और 65? हाँ सर। 65 years तक होता है। हाँ, तो 65 years में सुप्रीम कोर्ट का जज का टेन्योर जो खत्म होता है, तब वो लोग रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। उससे उससे पहले वो जितना भी साल बैठ सकता है, कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। एंड यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में नेक्स्ट में ये नीचे में देखिए, इस पे एस्टेरिक मार्क लेके अलग से भी लिख सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक ए प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब
इसका मतलब है कि क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कि देखो यूपीएससी जो क्या के लिए है, यूपीएससी इज फॉर द सेंट्रल सर्विस, यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है बोलकर सोच लीजिए। हाँ, और ये जो एसपीएससी क्या है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होगा, टू और मोर स्टेट, टू और मोर स्टेट, टू और मोर स्टेट जो क्या करेगा, व्हाट दे विल डू, वो लोग रिक्वेस्ट करेगा, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि हम लोगों का साथ में एग्जाम कराओ, साथ में हम लोगों का एग्जाम कराओ। Commission for two or more states, while UPSC and SPSC are created directly by the Constitution. Joint State Public Service Commission can be created by Act of Parliament. पार्लियामेंट में एक लॉ बना के उसको क्रिएट किया जा सकता है। ओके, जैसे कि असम और अरुणाचल का एक ही कमीशन असम और अरुणाचल का भी एग्जाम कंडक्ट करा सकेगा अगर दोनों गवर्नमेंट राजी होगा तो उस टाइप का कुछ कर सकता है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 and 3। चलो आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया, इतना ही है। और नेक्स्ट में हम लोगों का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको थोड़ा हम मिटा देगा, हटा देगा, डोंट सेव। अभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कुछ क्वेश्चन पूछना था, होने से पूछ सकते हैं। हम वो बोलना भूल गया था। अभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो क्या होगा, कोई बता के देखिए हमको। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो किस टाइप का बॉडी होगा, किस टाइप का बॉडी या इंस्टीट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो क्या था, जिसका नाम मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दे वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होगा, ऑब्वियस है, जिसका नाम मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ऐसा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितना टाइप का होता है, वो जो है 2 टाइप का होता है बेसिकली। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ, तो वो जो 2 टाइप का होता है, दैट इज, वेट, ओ माय गॉड, लाइट चला गया। यहाँ भी सर। वहां भी लाइट चला गया, तो देखिए, मेरा यहाँ भी चला गया सर। ओके। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट जो क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, और सेकंड में होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अंदर में आता है। हाँ, कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अंदर में आता है। 2 टाइप का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तब देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होता है जो पार्लियामेंट से एक्ट पास होकर बनाता है। पार्लियामेंट से लॉ पास होकर बनाता है। पार्लियामेंट एक्ट, एक्ट मतलब लॉ, पार्लियामेंट से जो लॉ पास होकर बनाता है। और एग्जीक्यूटिव वो होता है जिसको बस रूलिंग गवर्नमेंट लोग बिना लॉ पास किए ऐसे ही बना रहता है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी से स्टैट्यूटरी बॉडी एक्चुअली बोलने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट हम लोग ऐसा ही पढ़ेगा, नीति आयोग। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नीति आयोग जो एस्टैब्लिश हुआ था
1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को एस्टैब्लिश हुआ था। 1 जनवरी 2015 में ये एस्टैब्लिश हुआ है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको भी याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्या बोलता है? उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलता है। उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल देखो, जो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलता है। तो इसको बोला है कि इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। ये बॉडी है और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इट इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। नीति आयोग जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, इट इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। इट इज ए प्राइमरी पॉलिसी थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब यहाँ पे बहुत हर स्टेट का सीएम लोग इसका मेंबर होता है। हर स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर और भी क्या है, साइंटिस्ट, वो लोग भी हर फील्ड में जो एक्सपर्ट होता है वो लोग भी इसका मेंबर होता है। तो वो लोग एक सब लोग इसका, जो लोग टॉप आदमी लोग इसका मेंबर होता है। तो ये लोग पॉलिसी बनाने से पहले कुछ सोचता है, इसलिए इसको यहाँ पे नाम दिया गया है थिंक टैंक। सोच समझ के बनाता है पॉलिसी, इसलिए इसको ये दिया गया है नाम थिंक टैंक। ओके, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसका चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो जो उसका नीति आयोग का चेयरमैन होता है। ओके, एक्स ऑफिशियो मतलब बोलने का जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा नीति आयोग का। उसको बोलता है। एंड गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ चीफ मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल मतलब उसका जितना भी मेंबर होगा, हर स्टेट का सीएम, यूनियन टेरिटरीज का भी सीएम। हर यूनियन टेरिटरी में सीएम तो नहीं होता है, बस जहां जहां पे होता है, जहां पे लेजिस्लेचर होता है वहां पे सीएम भी होता है। ओके, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर लोग भी उसका क्या होता है? मेंबर होता है। वाइस चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो, इसका केस में अलग है। वहां पे हर जगह में कौन अपॉइंट करता था? हर जगह में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। बट इन द केस ऑफ नीति आयोग, ये वाइस चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो वाइस चेयरमैन अपॉइंट करता है, ही एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट रैंक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो, हम 3 तक काउंट करेगा, तब तक आई विल एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। रेडी? 1 2 एंड 3। क्या बोलते हैं कि मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर डिफरेंस क्या Yeah, well, I बताया था? cannot hear you. I cannot hear you. Whatever you are saying, I guess network. My network is poor or your network is poor. So Hello? union cabinet minister, council Yeah, well, I minister का cannot hear you. difference जो I cannot hear you. Yeah, well, I cannot hear you. Hello? Hello, Kindly. हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर का डिफरेंस जो oh, cabinet minister and difference between cabinet minister and council of minister. देखो, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम उस दिन बताया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन सा आर्टिकल का अंदर में था? फर्स्ट टेल मी दैट आर्टिकल। टेल मी इन केस ऑफ यूनियन आर्टिकल 74 ना, और उसमें इन केस ऑफ दैट स्टेट कौन सा में था आर्टिकल? 100 कितना? 63। याद है कि नहीं आप लोग? याद है ना? तो देखिए,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें हम क्या बताया था, उसमें आप लोगों को हम बहुत क्लियरली बताया था, ये बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है बोल के। यहाँ में कैबिनेट मिनिस्टर आ गया, इसलिए कंफ्यूज हो रहा होगा, बट अच्छा है क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारा मिनिस्टर को बोलता है, इंक्लूडिंग ऑल द मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर जो क्या होता है, ये जो क्या है, जस्ट दे, काइंडली आप माइक को ऑफ कीजिए, ओनली क्वेश्चन करते वक्त माइक को ऑन कीजिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर आर दोस मिनिस्टर हु आर वेरी नियर टू द व्हाट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। इन केस ऑफ यूनियन इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन, कैबिनेट लोग को सिर्फ बिठा के वो लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्विक थोड़ा डिसीजन लेने के लिए एक डिसीजन लेता है, इसका बाद वो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पास करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारा मिनिस्टर आ जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर आएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, बताया था ना, याद है? हाँ देखो, लॉ बनाने से क्या होता है, जब लॉ बनाता है, पार्लियामेंट में लॉ बनाता है, तो पूरा एमपी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। एमपी को इन्वॉल्व, पूरा एमपी से भी छोटा क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। पूरा एमपी तो 545 है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कभी कभी क्या होता है, कुछ लॉ बनाना है, बोलने से सबको एक बार में बुलाना मुश्किल हो जाता है। सपोज 60-70 मिनिस्टर होगा तो सबको इन्फॉर्म करते रहना कभी कभी फिजिबल नहीं होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर में कुछ सम वेरी लाइक 12 to 15 मेंबर, 12-15 to 20 मेंबर, तो वो लोग कम आदमी होता है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा स्विफ्ट डिसीजन लेके इसका बाद वो लोग बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। आफ्टर दे प्रपोज द व्हाट बिल्स और लॉ इन द काम है पार्लियामेंट में। कैबिनेट मिनिस्टर जो दूसरा मिनिस्टर लोग से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जान लीजिए। नॉर्थ ईस्ट से कौन कैबिनेट मिनिस्टर बन गया बोल के देखिए अभी, नॉर्थ ईस्ट से भी हमारा अरुणाचल से किरण रिजिजू। यस वेरी गुड, किरण रिजिजू क्या मिनिस्टर है, एनीबॉडी? जस्टिस, लॉ मिनिस्टर ना, यस। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोग? ये आगे में या वो जैसे कि आपका बहुत आवाज टूट टूट के आ रहा था, हम सुनाई नहीं दे रहा था ना, तब हम जब 2 बार सुनाई नहीं दे रहा है बोल रहा होगा, तब क्या कीजिए आप लोग, टाइप करने का ट्राई कीजिए। इफ बहुत इंपॉर्टेंट से पूछना है बोलने से ना, तब टाइप करने का ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, बिकॉज हम फिर बार बार हम सुनाई नहीं दे रहा है, टाइप करने का ऑप्शन, टाइप करने का ऑप्शन हमें सिर्फ ये हमें डायल करने का ही सिर्फ दिखाई दे। ओके तब तो वो होने से ये, हेलो, ऐसा होने से हम जब 2 बार बोल लेगा तब इसका बाद, तब तो थोड़ा बाद में होने से भी पूछिए ना, ओके, क्योंकि हम सुनाई देने से डायरेक्ट बता देता है, ओके। तो नेक्स्ट में अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का बारे में तो बहुत सुना होगा। ये जो क्या है, 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था। ह्यूमन राइट कमीशन जो क्या काम करता है, if anybody is getting deprived from their human rights, then this type of organization come into activation, है कि नहीं, और कुछ कुछ जस्टिस दिलाने का ये सब ट्राई करता है। ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है वहां में कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में, बट ये लोग एक्टिवली काम करता है, ये लोग एक्टिवली काम करता है। अगर किसी को ह्यूमन राइट से डिप्राइव कर रहा है, तो अभी जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट से आपका डिप्राइवेशन हो रहा है, तो तब क्या होगा, अनटिल एंड अनलेस आप खुद आवाज नहीं उठाएगा आर्टिकल 32 का अंदर या फिर 226 का अंदर, तब तक कहाँ से आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। बट ह्यूमन राइट वो लोग क्या करता है, वो लोग आपके लिए आवाज उठाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ में वुमेन कमीशन भी क्या क्या अभी कुछ चर्चा चल रहा था ना, वो लोग बोलेगा कि आपका अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है तो यस, फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है इसका,
इसको कुछ कीजिए बोल केस वोस फाइल कर देगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये लोग जो क्या है, चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है उसका चेयरमैन और मेंबर लोग। और या फिर वो लोग 70 years, अगर किसी का चेयरमैन या मेंबर का 70 years अगर हो गया बोलने से उनका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ में, तब वो लोग रिटायरमेंट लेना पड़ता है। बाकी दूसरा लोग का सबका 65 years में है, बट इसका क्या है 70 years में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है। द चेयरमैन शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए उसका चेयरमैन जो ह्यूमन राइट कमीशन का। और मेंबर भी क्या है, मेंबर भी सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर व्हाट, या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए मेंबर लोग भी। ओके, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए। तो अभी आप लोग ये बताइए कि इसका 70 years तक क्यों बना के रखा हुआ, बाकी सबका 65 years से। तब तक हम थोड़ा चार्जर ढूंढ लेगा। जस्ट वेट अ सेकंड, ओके। बोलिए 70 years क्यों है इसका रिटायरमेंट एज? सर इसका ऐसा बोला है ना, द चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो रिटायर होने का बाद में 5 years लग जाएगा ना उसको 70। आई मीन लाइक रिटायर होने का बाद में उसमें वो ये पोस्ट में फिर 5 years रहने से 70 years हो जाएगा तब तक, इसलिए आई थिंक ऐसा ही बोल के देख रहे हैं। यस, वेरी गुड। कौन बोला है ये आंसर? या वो बोला क्या ना, कौन बोला? मूंग, कौन बोला? वेरी गुड। क्योंकि वहां पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में वो जो 65 years तक रहना पड़ेगा ना, रिटायर 65 years में होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज होना पड़ेगा वो ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, है कि नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट में 65 years में रिटायर होगा तो इसका भी 65 years कर देगा, तो रिटायर रिटायर वाला जज कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसीलिए उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर यहाँ पे आना चाहिए वो क्या। चलो, अभी नेक्स्ट में है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी वही है, इन द लाइन विथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, साथ में ही ये भी सब कुछ बना है। आप लोग यहाँ पे देख सकता है, ये भी क्या है 1993 में ही बना है। 1993 में ही बना है और 25 स्टेट्स में है अभी। 25 स्टेट्स में हम लोगों का ह्यूमन राइट कमीशन है। और इसका भी क्या है, सॉरी वेट, हाँ, so मैंने कमिंग। और वहां पे क्या था, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमेशा प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता था, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। एंड ओनली रिमूव जो क्या है वो प्रेसिडेंट कर सकेगा, रिमूव लेकिन प्रेसिडेंट कर सकेगा, ऐसा होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रेडी? लाइट थोड़ा है आज, ओके। चलो आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। अभी नाउ नेक्स्ट में है हम लोगों का CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन
ये जो है 2005 में जो निकला था, इसका अंदर क्या है कि हम लोग कोई भी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकता है, ऐसा कुछ निकला था। तो आरटीआई जो चलता है, आरटीआई एक्ट, आरटीआई भी इसका अंदर में ही आता है। आरटीआई एक्ट, आरटीआई तो बहुत सुना होगा। आरटीआई जो 15 जून 2005 में पास हुआ था। हाँ, was passed by Parliament on India on 15 June 2005 and come into force in 12 October 2005, 12 अक्टूबर। ये दोनों डेट को याद रखना है, क्योंकि एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। कौन सा तो एग्जाम में याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम में था बोलकर, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आने में आया था। ओके, एंड इसका भी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और टेन्यूर जो क्या है 5 इयर्स रहता है या फिर 65 इयर्स। 5 इयर्स और 65 इयर्स, 5 इयर्स या 65 इयर्स रहता है। 65 देखो 5 इयर्स जो है नंबर ऑफ इयर्स टू सर्व इन दैट पोजीशन, एंड 65 इयर्स मींस एज ऑफ द पर्सन हु इज सर्विंग एज ए कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। समझ में आया ना? वो 5 साल बैठेगा या 65 इयर्स तक बैठेगा, ऐसा नहीं है। 65 इयर्स मतलब बचपन से लेकर बुरा तक बैठेगा, 65 इयर्स तो है कि नहीं, वो वाला बात नहीं है। वो एज आदमी का 65 इयर्स हो गया बोनस, तब उसको रिटायरमेंट देना पड़ेगा, उसका 5 साल कंप्लीट नहीं होने से भी। क्लियर है ये बात? हाँ सर। ओके, एंड नेक्स्ट में है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। देखो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी क्या है, ये जो इन लाइन विद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो भी 2005 में ही बना है। यहाँ में भी आरटीआई होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यहाँ पे भी आरटीआई वो सब कर सकता है। और इसको कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट, देखो जो इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट को हम आप लोगों को सर्कल करके बता रहा है। गवर्नर अपॉइंट करेगा गवर्नर, और इसका कितना है 5 इयर्स तक रहेगा वो। या फिर अगर आदमी का एज 65 इयर्स हो गया बोलने से, जो इंफॉर्मेशन कमीशन बन के रह रहा है, उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो ये है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आप लोग इसको काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई विल काउंट टिल 3। रेडी? 1 2 एंड 3। आइजूम की सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। एंड नेक्स्ट में है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखो सेंट्रल विजिलेंस मतलब क्या है? नजर रखना। क्या विजिलेंस का मतलब भी क्या है? नजर रखना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीबीसी, ये जो क्या के लिए बनाया था? करप्शन पे नजर रखने के लिए। करप्शन पे नजर रखने के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये शांतानाम कमिटी ने रेकमेंड किया था। शांतानाम कमिटी ने और क्या रेकमेंड किया था? शांतानाम कमिटी हम लोग कहाँ में पढ़ने मिला था? कहाँ में पढ़ने मिला था? पंचायती राज का था क्या? बताओ। श्योर नहीं सर इसमें। ये हाँ पंचायती राज, ये 1963 म्युनिसिपल वाला में ना, स्पेस का था क्या? 1963 वाले में। यस, सो टैक्स कलेक्ट करने का राइट देना चाहिए उनके पंचायत को ना, तो ये लोग वो रेकमेंड किया था। वेरी गुड। और सेंट्रल सीबीसी भी एस्टेब्लिश करना है बोल के ये रेकमेंड किया 1964 में। ये अलग चीज है, पंचायत का बता रहा था। हाँ, 1964 में सेम शांतानाम कमिटी ने। ओके, तो देखो सीबीसी इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, तो इसको भी क्या कौन अपॉइंट करता है? इसका कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। जितना भी कमिश्नर है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसको बार बार बताने का जरूरत भी नहीं है, आप लोग आंख बंद करके टिक मार्क कर सकता है। और ऑफिस देखो, ऑफिस का टर्म कितना होता है वो लोग आप लोग, लेकिन आप याद रखना है
किसी का 4 इयर्स होता है, किसी का 5 इयर्स होता है, किसी का 6 इयर्स होता है, किसका 5 इयर्स है, किसका 4 इयर्स है, किसका 6 इयर्स है, ये चीज याद रखना है। तो सीबीसी का कितना है, 4 इयर्स है, 4 इयर्स है, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स, या फिर आदमी बुरा हो जाने से 65 इयर्स हो जाने से तो वो लोग क्या है, रिटायर होना पड़ता है। तो सीबीसी को भी आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो एज्यूम कि सबने कर लिया। तो अभी ये है सीबीआई। सीबीआई जो हम लोग सुनते रहता है, और 14 मिनट सिर्फ बचा है मेरा यहाँ पे बैटरी कंप्यूटर में, लाइट नहीं आके। तो सीबीआई जो क्या है, 1963 में फॉर्म होता है, रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखो इसको ना इसको पार्लियामेंट ने बनाया, ना इसको पार्लियामेंट ने बनाया, ना ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन ये बन गया 1 अप्रैल 1963 में। और ये कैसे बनाया है बोलने से, देखो ये भी सांतानाम कमेटी से रिकमेंड हुआ है, सांतानाम कमेटी से रिकमेंड हुआ है। सांतानाम कमेटी क्या क्या चीज को रिकमेंड किया है आप देखो अभी जान सकता है। ये जो पंचायत को रिकमेंड किया है, पंचायत को रिकमेंड किया, और क्या है, सीबीसी रिकमेंड किया है, और सीबीआई को भी ये बनना है उनका रिकमेंड किया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो देखो सीबीआई जो एक्चुअली बोलने से उसके लिए कुछ अलग से लॉ नहीं बना था, सीबीआई बनाना है बोलकर, लेकिन जो दिल्ली पुलिस एक्ट है, नॉट स्टेचुटरी बॉडी, मतलब इसके लिए अलग से कुछ भी लॉ नहीं बना था, बट जो दिल्ली पुलिस का एक्ट है, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसका वहां से इसको पावर मिलता है। और दिल्ली पुलिस का, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस, वहां से कैसा पावर मिलता है बोलने से, दिल्ली पुलिस जो हम लोग का यहाँ पे जैसे अरुणाचल का पुलिस है, वो किसका अंदर आता है, अरुणाचल का पुलिस किसका अंदर है, वो होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल ना, है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? काइंडली रिप्लाई प्लीज। हेलो, यस सर। यस, हाँ, होम मिनिस्टर आता है, होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर में आता है। तो हर स्टेट का पुलिस जो उसका कंसर्न स्टेट का होम मिनिस्टर का अंदर में आता है। लेकिन दिल्ली जो स्पेशल केस है, दिल्ली में पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी है, सब लोग है वहाँ पे, प्रेसिडेंट है। तब इसीलिए क्या होता है, जो दिल्ली का जो पुलिस है, दिल्ली का पुलिस जो है वो दिल्ली का यूनियन टेरिटोरी का होम मिनिस्टर का अंदर नहीं आता है, वो जो इंडिया का होम मिनिस्टर का अंदर आता है, जो दिल्ली का पुलिस है। ये बात याद रखना है, दिल्ली का पुलिस जो है वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अंदर में आता है। तब क्या करना है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अंदर में आता है, तो वहां से जो भी कुछ ये दिल्ली पुलिस का इन्फ्लुएंस इतना है कि, क्योंकि वो सीधा होम मिनिस्टर से कनेक्ट होता है, तो वहां पे कुछ चेंजेस लाना मतलब पूरा क्या है, कंट्री को इफेक्ट कर सकता है। तो सीबीआई वहां का एक्चुअली बोलने से वो दिल्ली पुलिस का ही ब्रांच है, स्पेशल करप्शन को जो प्रिवेंट करने के लिए कुछ किया था। समझ में है ना? तो सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में है बोलकर, इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए 1996 में। इसका भी जो है प्रेसिडेंट ही ये करेगा, अपॉइंट करेगा सब। नेक्स्ट में है लोकपाल एंड लोक आयुक्ता। लोकपाल एंड लोक आयुक्ता, लोकपाल एंड लोक आयुक्ता क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी ऑफ इंडिया 1996 to 1970 रिकमेंडेड द लोकपाल एंड लोक आयुक्ता। ये भी क्या, अन्ना हजारे बीच में वोट हिट हुआ था ना, याद है ना सब लोग? लोकपाल एंड लोक आयुक्ता ये भी क्या है, उसी का ही जैसा है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का रिलेटेड ही है कुछ, ठीक है। और लोकपाल जो सेंट्रल लेवल में है, और लोक आयुक्ता जो स्टेट लेवल में है। 2013 में इसका जो बिल जो पास हुआ था, ओके, और ये लॉ बन गया था 16 जनवरी 2014 से ये इफेक्ट में आया है। 2013 में वो लॉ बन गया था 1 जनवरी 2013 में। और 1 जनवरी 2015 में कौन था, 01 सॉरी, यहाँ में क्या हुआ था, यहाँ पे नीति आयोग बना था ना, नीति आयोग, ओके, नीति आयोग बना था, ओके।
सर सर वो हाँ हाँ लोकपाल जो ये लो बन गया हाँ वो रीजन पहले क्या ही है बन इसका गया लोकपाल लोकपाल जो पहले ही लो बन गया, ठीक है। वहां पे सिटीजन का देखो मतलब देखो आपको आवाज हम citizen इतना क्लियर से सुनाई नहीं दे रहा है या वो ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और इसका बाद देखिए आज आज जो मेरा P3 जो है 12% रेप है, पूरा रेड हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है 13 मिनट दिखा रहा है दिखाने में, बट इट में शट डाउन एनी टाइम। हाँ आज ये लाइट नहीं आ रहा है, हमारे दिन को चार्ज करना भूल गया था। और हम लोगों का इतना ही था एक्चुअली बोलने से, ये इंडियन पॉलिटी आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये लास्ट था। और कल आप लोग जितना क्वेश्चन पूछना है हम लोग कल वो भी शुरू करेगा, क्या नाम था, इंडियन इकोनॉमी ना, इंडियन इकोनॉमी शुरू करेगा। और कल जितना क्वेश्चन पूछना है आज से रिलेटेड भी और इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आप लोग पूछिए। आज पूरा क्वेश्चन लिख के रखिए, अभी पूछेगा तो जवाब देते रहते। बेतरी में शट डाउन एनी टाइम। आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ काइंडली फॉरगिव मी फॉर टुडे। हाँ हम वो क्वेश्चन वाला राउंड नहीं